नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि उनकी पार्टी जल्द ही चुनाव आयोग की खामियों को उजागर करेगी। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आदित्य ने कहा कि जैसे राहुल गांधी ने वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं पर खुलासे किए, वैसे ही वे भी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को मतदाताओं की अचानक बढ़ी संख्या, गायब नामों और मतदान केंद्रों के कुप्रबंधन की शिकायत दी थी। आदित्य ठाकरे से जब इस नए खुलासे के समय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक के समय का खुलासा नहीं कर सकते। इससे पहले राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया था और पीएम मोदी पर 2024 लोकसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया था। वहीं अब मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे का यह ऐलान राजनीतिक हलचल तेज कर सकता है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच प्रसिद्ध क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सीबीआई ने उनके और उनकी संस्थाओं HIAL और सेकमॉल के खिलाफ FCRA नियमों के कथित उल्लंघन की प्रारंभिक जांच शुरू की है। गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। वहीं वांगचुक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी संस्थाएं विदेशी फंडिंग पर निर्भर नहीं हैं और वे ज्ञान निर्यात से राजस्व अर्जित करते हैं। इस बीच लेह में हालिया हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत और 80 से अधिक लोग घायल हुए। गृह मंत्रालय ने इन घटनाओं के लिए वांगचुक के बयानों को जिम्मेदार बताया, जबकि उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए इसे आंदोलन के लिए हानिकारक बताया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वांगचुक को आइस स्टूपा जैसी तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उन्हें सरकारी जांच और आंदोलन की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख में हुए हालिया प्रदर्शनों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से तुरंत बातचीत करने और समाधान निकालने की अपील की है। अब्दुल्ला ने कहा कि लोग पिछले 5 सालों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भूख हड़ताल और अनसुनी शिकायतों के चलते हिंसा भड़की। उन्होंने चेतावनी दी कि लद्दाख सीमावर्ती इलाका है और चीन पहले से ही हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है। ऐसे में अशांति देश के लिए खतरनाक हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बेरोजगारी और बाहरी लोगों की नियुक्ति से स्थानीय युवाओं में गहरी नाराजगी है। उन्होंने जोर दिया कि हिंसा रोकने और शांति बहाल करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने गुरुवार को कारगिल बंद का आह्वान किया। KDA ने प्रशासन पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण समाधान की बजाय प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, 12 गंभीर रूप से घायल हुए और 40 अन्य जख्मी हुए। KDA नेताओं ने बिना कारण हिरासत में लिए जा रहे लोगों की रिहाई और सरकार से समझदारी से कदम उठाने की मांग की। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और केंद्र से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। फिलहाल लेह में कर्फ्यू जारी है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लद्दाख हिंसा के लिए केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। सोनम वांगचुक लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल पर थे। वह शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे, लेकिन बुधवार को हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर नाराजगी जताई और हिंसा के विरोध में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक ने हिंसा की निंदा की और शांति की अपील की। इस बीच केंद्र सरकार ने देर शाम को जारी एक बयान में कहा कि इस हिंसा के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय ने दावा किया कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जैसी आंदोलनों का जिक्र किया और उनके भड़काऊ भाषणों ने भीड़ को भड़काया। इसके कारण तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। आज लद्दाख में जेंजी का गुस्सा दिखा। वे किसी की नहीं सुन रहे थे, गोलियों से भी नहीं डर रहे थे। वांगचुक ने कहा कि ये हमारा 5वां भूख हड़ताल था। अब युवाओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं हो रहा। कल 2 प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंचे थे, उसके बाद हालात और बिगड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बातचीत में देरी कर युवाओं को हिंसा की ओर धकेला। उन्होंने कहा कि 2020 में दिल्ली से स्पेशल प्लेन भेजकर बातचीत कराई गई थी, लेकिन इस बार तारीख तय करने में देरी ने गुस्से को और बढ़ा दिया।
युवाओं को हिंसा के लिए मजबूर करके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को फेल करने का आरोप लगाते हुए वांगचुक ने कहा कि हमने आज विरोध प्रदर्शन करने वाली जेनजी के चेहरे नहीं देखे थे। आज तक हमारी शिकायत यही थी कि युवा भाग नहीं ले रहे और केवल बुजुर्ग ही विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं। अब तक केवल 25 से 30 युवाओं ने ही भाग लिया है। आज यह हमारी कल्पना से परे था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज को लेकर पूर्व एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। समीर वानखेड़े ने यह मुकदमा अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य पक्षकारों के खिलाफ दायर किया है। वानखेड़े का आरोप है कि रेड चिलीज द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर प्रसारित की गई वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि वाला कंटेंट प्रस्तुत किया गया है। इस याचिका में समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की, जिसे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दान करने का प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल इस वेब सीरीज में एक किरदार को दिखाया गया है जो एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े जैसा दिखता है और जो बॉलीवुड के लोगों के पीछे पड़ा रहता है। इस किरदार की सोशल मीडिया पर सीरीज रिलीज होने के बाद काफी चर्चा हो रही थी। गौरतलब है कि 4 साल पहले 2 अक्टूबर 2021 को समीर वानखेड़े ने एनसीबी टीम के साथ मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी कर आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस समय वानखेड़े पर आरोप लगा था कि उन्होंने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूलने की साजिश रची थी। चुनाव आयोग पूरे देश में विशेष गहन मतदाता सूची सुधार यानी एसआईआर करने की तैयारी कर रहा है। इस बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर सकते हैं। यह कदम बिहार में जून में शुरू हुए एसआईआर में नहीं लिया गया था। चुनाव आयोग ने 24 जून को राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर के आदेश दिए थे। इसके तहत सभी रजिस्टर्ड वोटर्स को नए फॉर्म भरने होंगे और जिनका नाम पिछली गहन सूची सुधार के बाद जुड़ा है, उन्हें अपनी पात्रता के दस्तावेज जमा करने होंगे। बिहार में विधानसभा चुनावों के चलते यह प्रक्रिया पहले शुरू की गई थी। बिहार का एसआईआर 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करके पूरा किया जाएगा। हालांकि पूरे देश में एसआईआर कब होगा, इसका निर्णय अभी चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यदि यह प्रक्रिया शुरू होती है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सकते हैं। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएसएससी की भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। परीक्षा के एक दिन बाद ही 3 पन्नों का प्रश्न पत्र ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसके बाद बेरोजगार संगठनों और युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। देहरादून के परेड ग्राउंड पर सैकड़ों युवा धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि बेरोजगार संगठन ने राजधानी में मार्च का आह्वान किया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे नकल जिहाद करार देते हुए सख्त चेतावनी जारी की। सीएम धामी ने कहा कि कोचिंग माफिया और नकल माफिया मिलकर राज्य में नकल जिहाद चला रहे हैं। क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। उन माफियाओं और जिहादियों को चेतावनी है कि जब तक माफिया का खात्मा ना हो हम चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे हैं। भाजपा ने बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है, जिनकी सहायता सीआर पाटिल और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी नियुक्त किया गया है और बिप्लब देब उनकी मदद करेंगे। तमिलनाडु में भाजपा विधायक बैजयंत पांडा को प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान को चुनावी रणनीति और प्रबंधन में माहिर माना जाता है। इससे पहले दोनों ने कई राज्यों में भाजपा को चुनावी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।